Good morning students. Today we will discuss about हाई कोर्ट्स। तो हाई कोर्ट्स हैं वो इंडिया में कितने हैं, सबसे पहले हाई कोर्ट कहाँ आया, कहाँ कौन से ईयर में उनको स्थापित किया गया, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सबसे पहले जो हाई कोर्ट इंडिया में बना वो कब बना। 1862 में। कहाँ कहाँ पर? कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास में। उसके बाद दिल्ली में जो हाई कोर्ट बना वो कब बना? वो बना 1966 में। उसके बाद अभी अगर हम करंटली बात करें हाई कोर्ट्स की तो वो टोटल कितने हैं? 25 हैं। और हरियाणा पंजाब का कॉमन हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जो अपने नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं उनकी, तो असम, नागालैंड और मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनका कॉमन हाई कोर्ट है और वो कहाँ पर है? गुवाहाटी में। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की और तेलंगाना की, तो आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो है अमरावती में और तेलंगाना का है हैदराबाद में। कब स्थापित हुआ? ये हुआ 1 जनवरी 2019 को। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे जुडिशरी सिस्टम की, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देख लो, इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे लिए। यहाँ पर जो अपना सिस्टम है जुडिशरी का वो क्या है कि वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियरी सिस्टम, यानी कि इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो क्या है? इंटीग्रेटेड, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन लेता है वो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ता है और सुप्रीम कोर्ट को भी, इसलिए इसको कहा गया है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। उसके बाद अगर हम बात करें अपने लॉ की कि किस तरह के जो कानून हैं वो होते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। अब क्रिमिनल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है, इनके बीच में हमें डिफरेंस देखना है, क्या क्या मैटर इनमें आते हैं वो देखना है, और इनका जो प्रोसेस रहता है वो क्या रहता है, इन चीज़ों के लिए हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे क्रिमिनल लॉ क्या होता है। इसमें जो हम एग्जाम्पल लेंगे वो चोरी का मामला है, या महिलाओं को किस तरीके से तंग करना है, या फिर दहेज का मामला है, या हत्या का मामला आता है, वो सारे क्रिमिनल लॉ में आते हैं। एक बार दोबारा से केस देख लें, इसमें कौन कौन से केस आते हैं क्रिमिनल लॉ में। चोरी का मामला इसमें हम लेते हैं, महिलाओं को तंग करना, दहेज लेना, और जो हत्याओं के केस आते हैं वो क्रिमिनल लॉ में आते हैं। और इनका जो प्रोसेस क्या रहता है क्रिमिनल लॉ का, वो आप देखें। इसमें सबसे पहले FIR दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इसको कहा जाता है। उसके बाद पुलिस अपनी जांच करती है, मामले की जांच करती है, पूरी तरीके से इसको इन्वेस्टिगेट करती है। उसके बाद जो पूरा केस होता है उसको कोर्ट में दर्ज कर देती है। उसके बाद उनको सज़ा किस आधार पे मिलती है? जो हमारी अदालत होती हैं वो सबूतों के आधार पर अपना प्रोसेस शुरू करती हैं, और जैसा भी उनका क्राइम होता है तो उनको जेल भी हो सकती है और फाइन भी हो सकता है। ये आपका रहेगा क्रिमिनल लॉ में। अगर बात करें हम सिविल लॉ की, तो सिविल लॉ क्या है? सिविल लॉ में मामला आता है आपका ज़मीन बेचने से रिलेटेड, कोई सामान बेचने या खरीदने से रिलेटेड, या कोई किराए का मैटर है वो, और डिवोर्स केस हम सिविल लॉ में लाते हैं। दोबारा से देख लो, ज़मीन से रिलेटेड, ज़मीन को बेचना है, या फिर जो वस्तुएं उनको खरीदना है, या कोई किराए का मामला है, या फिर डिवोर्स होना है, ये मामले सारे आते हैं सिविल लॉ में। एक बार देख लें, जो क्रिमिनल लॉ है उसको फौजदारी कानून कहा जाता है, और जो सिविल लॉ है उसको दीवानी कानून कहा जाता है। अब जो आपका सिविल लॉ है उसमें प्रोसेस क्या रहता है केस लड़ने का, दर्ज करने का, वो रहेगा। हम यहाँ पर ऐसे जो मैटर होते हैं उनमें FIR दर्ज नहीं होती, हम सीधा कोर्ट जाते हैं और जो केस मामला होता है उसको अदालत में दर्ज कर देते हैं, जो भी मामला होता है। उसके बाद जो मैटर होता है उस पर डिस्कस होता है। उसके बाद जो जज होते हैं, जैसे भी कोई मामला होता है उसके अनुसार जज अपना डिसीज़न लेते हैं। आगे हम करेंगे कि जो PIL है वो क्या है? पब्लिक लिटिगेशन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। Good morning students. Today we will discuss about public interest litigation,
PIL के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, वो PIL कैसे दर्ज होता है, कैसे मामले की सुनवाई होती है, ये चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, डज एवरीवन हैव एक्सेस टू द कोर्ट्स? क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? तो यहाँ पे इन प्रिंसिपल ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया कैन एक्सेस द कोर्ट्स इन दिस कंट्री. This implies that every citizen has a right to justice through the courts. यहाँ पर हमारे सिद्धांत क्या कहते हैं कि भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक नागरिक अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार रखता है। अगर किसी को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स कहीं उनका उल्लंघन हुआ है, कहीं उनके मौलिक अधिकारों को ठेस पहुंची है, तो वो व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। ये तो बात हमने समझ ली, हमें पता भी चल गया कि भारत का हर सिटीज़न कोर्ट्स में जा सकता है। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें, अगर वास्तविकता देखें, रियलिटी देखें, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लोग अनपढ़ होते हैं, जो दिन में मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, वो अनपढ़ है, उन्हें नहीं पता है कि अदालत का प्रोसेस क्या रहेगा। तो ऐसे व्यक्ति कोर्ट्स में नहीं जाते और उन्हें न्याय नहीं मिल पाता। तो फिर क्या कहें हम, जो गरीब हैं, अनपढ़ हैं या परिवार का ख्याल रखते हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, तो क्या इसका मतलब उनको न्याय नहीं मिलेगा? वो बिना न्याय के रह जाएंगे और हम यही कहते रहेंगे कि इंडिया में जो जुडिशरी सिस्टम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और बहुत सारे लोगों को इसके थ्रू न्याय मिल चुका है। लेकिन यहाँ पे जो बात हमने की कि अनपढ़ हैं, उनके पास टाइम नहीं है, मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते हैं, तो ये हम देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है कि while the courts are available for all, in reality access to courts has always been difficult for vast majority of the poor in India. Legal procedure involve a lot of money and paperwork as well as take up a lot of time. For a poor person who cannot read and whose family depends on a daily basis, the idea of going to courts to get justice often seems remote. इसका मतलब क्या है कि वो तो उसको तो फिर कभी न्याय मिलेगा ही नहीं। तो अब हमारी जो कोर्ट है, हमारी जो अदालतें हैं, उन्होंने क्या कहा कि चलो भाई कोई नहीं, कोई भी आप मैसेज करते हो, आप कोई भी लेटर डालते हो, कोई भी आप फ़ोन कॉल करते हो, हम उसको मान लेंगे। एक फ़ोन कॉल को, एक लेटर को, एक मैसेज को, एक ईमेल को हम मान लेंगे कि आपका जो केस है उसके ऊपर उसकी जांच होगी, उसके ऊपर सुनवाई होगी। तो ये क्या है कि एक लेटर को, एक फ़ोन कॉल को हम कैसे हम क्या मानेंगे, कैसे उसके द्वारा हमारी सुनवाई शुरू होगी। अब यहाँ पर क्या है ये आप देखें, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में। In response to this, the Supreme Court in the early 1980s devised a mechanism of public interest litigation और PIL। अब 1980 के दशक में हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि जो लोग अनपढ़ है, जिनके पास टाइम नहीं है और उन्हें जस्टिस चाहिए लेकिन वो कोर्ट नहीं आ सकते, तो वो एक फ़ोन कॉल कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं, वो लेटर डाल सकते हैं और उनकी इन चीज़ों को हम क्या मान लेंगे, उनकी मतलब हम मान लेंगे कि मामला दर्ज हो गया है और उस मामले की हम जांच करेंगे। तो ये जो भी प्रोसेस हमने बताया इसको क्या कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और ये कब शुरू हुआ था, 1980 के दशक में। वैसे जो PIL की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुआ था और उसके बाद बाकी जो कंट्री है उन्होंने भी इसको अपना लिया, जिसमें इंडिया भी इंक्लूड है। उसके बाद यहाँ पर जो आप PIL करते हो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की अगर हम बात करें तो आप इसके लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाओगे, सीधा आप कहाँ जाओगे, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में।
दोबारा सा देख लें कि जो PIL है, जनहित याचिका जिसको कहा जाता है, वो कहाँ दायर कर सकते हैं हम, हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद द लीगल प्रोसेस वाज ग्रेटली सिंप्लीफाइड एंड इवन अ लेटर और टेलीग्राम एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कुड बी ट्रीटेड एज ए PIL। इन द अर्ली ईयर्स PIL was used to secure justice on a large number of issues such as rescuing bond laborers from inhuman work condition। अब जो आपका PIL है, इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोगों को न्याय मिल चुका है जो पूरी तरह से उनका शोषण किया जाता था, और बहुत सारे ऐसे इशू हैं जहाँ पर PIL के थ्रू लोगों को जस्टिस मिला है। ये जो मामला होता है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है जो लोगों के साथ अन्याय होता है, और वो ग्रुप में भी हो सकता है। तो ज़्यादातर जो जस्टिस मिला है वो ग्रुप ऑफ द पीपल जो होते हैं उनको मिला है, जहाँ पर भी उनको लगता था कि उनके जो अधिकार हैं वो वायलेट हुए हैं, उनका उल्लंघन किया गया है। तो यहाँ पर जो हमने कहा कि जो कोई फ़ोन है, लेटर है, उसको भी PIL माना जाता है, और जो आप PIL जनहित याचिका हम लगाते हैं वो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ही हम दायर कर सकते हैं। दूसरा, ये जो PIL हमने बताया, इसके थ्रू बहुत सारे लोगों को न्याय मिल चुका है।